नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम ध्येय आईएएस कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा ROARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ध्येय आईएएस कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट 1, जिसमें से कि सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट और जनवरी 2023 माह का करंट अफेयर शामिल है को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फिट इंडिया एक्ट। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई देने लगे। हाँ, अब ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फिट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से बताना कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक सत्य है, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2 सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सत्य है, क्योंकि इस एक्ट के तहत नहीं बल्कि सेकेंड नंबर में गलती यही है कि इस एक्ट के तहत नहीं बल्कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन हो गया। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा 1858 से 1862 के मध्य भारत का प्रथम वायसराय था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गलती है क्योंकि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, होना चाहिए। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन से मंत्री और मंत्रालय सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लियाकत अली वित्त से संबंधित थे, ये सही है। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये इसमें देखते हैं कौन सा क्या था। और जगजीवन राम श्रम से संबंधित थे, ये भी सही है। बलदेव सिंह रक्षा से संबंधित थे, ये भी सही है। ये गलत था हमारा सेकेंड नंबर का कि जोगेंद्र नाथ रेल से संबंधित नहीं थे बल्कि ये विधि मंत्रालय से संबंधित थे। और रेल मंत्रालय से संबंधित थे वह थे अरुणा आसफ अली जी। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन से 8वीं अनुसूची से संबंधित है। फर्स्ट है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था। या तीसरा है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट है ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी कि फ्रेंड्स, मूल भारतीय संविधान की अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी को और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को
तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 5 में है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से अधिग्रहित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन बी, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। बाकी के ये तीनों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी ली हुई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में अपने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? ऑप्शन ए, हड़प्पा। ऑप्शन बी, कालीबंगा। ऑप्शन सी, रोपड़। ऑप्शन डी, लोथल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। और अगर अब हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा थी रावी नदी के तट पर। ओके, और अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर थी। और हम लोथल की बात करें तो लोथल भगवा नदी के तट पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? ऑप्शन ए, चिनाब। ऑप्शन बी, झेलम। ऑप्शन सी, गंगा। ऑप्शन डी, सिंधु। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गंगा, यानी गंगा नदी के तट पर सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं था। और अगर हम विस्तार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का विस्तार था उत्तर में झेलम नदी और पूर्व से दक्षिण में यमुना नदी की एक सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? ओके फ्रेंड्स, उसमें से पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन। ऑप्शन बी, संसद के सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायत और नगर निगम का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं करवाया जाता है, बल्कि इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो कराया जाता है वह राज्यों में होने वाले पंचायत व नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी के तीनों भारत के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यह है क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ विवरण है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद है कि 371 ए में 371 झा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आई होगा, 371 आई। तो आई में का जो संबंध है वह है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि पहले का पहला है। और सेकंड का है, यानी कि 371 एच है, इसका है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध है। और 371 जी का है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और 371 डी का है आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। यानी कि इसमें सारे के सारे एक साथ सही सम्मिलित हैं, यानी कि 1 का ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी, सेकेंड नंबर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी
2 और 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम इस उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, एक है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। स्टेटमेंट सेकंड है, अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। सत्य कथन की कथनों का चयन करना था। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी केवल 1, यानी कि हमारा 1 नंबर का सही है और बाकी का सेकंड नंबर का ये गलत है। क्यों गलत है? तो अगर हम इसकी बात करें तो अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? तो ऑप्शन ए यह मूल संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन बी यह संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, ऑप्शन सी ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं, ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें का सही नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर ए यह मूल संविधान का हिस्सा है, जबकि यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में किया गया है। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 को हुआ था को इनको शामिल किया गया संविधान में। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी प्रतिषेध। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेषण रिट। ओके फ्रेंड्स, अगर हम और इसकी विस्तार की बात करें तो इसमें उत्प्रेषण रिट का अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जैसे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ऑप्शन ए 1/3 बहुमत के द्वारा, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत के द्वारा, ऑप्शन सी सामान्य बहुमत के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2/3 बहुमत के द्वारा, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। ओके फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, ऑप्शन सी लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, ऑप्शन डी पर्यावरण का रक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, बाकी के तीनों नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
अभिकथन यानी ए है, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, कारण इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। कैसे? अगर हम देखें तो हम बात करते हैं कि यह यानी कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न ही सरकारी सेवक है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन डी 29, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 29 विषयों पर। ओके फ्रेंड्स, तो 73वें संविधान संशोधन जो 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का, कि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह वर्णित है कहाँ पर है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 158 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसका वर्णन अनुच्छेद 153 में है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था, यानी क्या था बरीद ए मुमालिक? ऑप्शन ए गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ऑप्शन बी पत्राचार विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी नौसेना विभाग का प्रमुख, ऑप्शन डी अश्वशाला का प्रमुख। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसकी बात करें कि दीवान इंसा यानी राजकीय पत्राचार विभाग का जो प्रमुख होता था उसे दीवान इंसा कहते थे, और अश्वशाला के प्रमुख या प्रधान को हम बोलते थे अमीर ए आखर। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, जैसे कि शाहनामा किसकी लिखी हुई है? शाहनामा के आगे फिरदौसी है, श्री कृष्ण विजय के आगे मालाधर वसु है, तहकीक हिंद के आगे अलबरूनी है और रहेला के आगे उद्बी है। तो अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो उद्बी के द्वारा नहीं बल्कि रहेला को इब्न बतूता ने लिखा था, और उद्बी ने जो लिखी थी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम है किताबुल यामिनी, जबकि शाहनामा फिरदौसी ही लेखक है और श्री कृष्ण विजय के लेखक हैं मालाधर बसु और तहकीक हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी आगरा फोर्ट, ऑप्शन डी जामा मस्जिद दिल्ली। तो फ्रेंड्स, जो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो नहीं करवाया गया था वह है ऑप्शन नंबर सी आगरा फोर्ट, क्योंकि फ्रेंड्स आगरा फोर्ट का निर्माण जो है अकबर ने 1574 ईस्वी में करवाया था, जबकि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही 1648 में करवाया था, और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1656 ईस्वी में करवाया था, और लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने 1648 ईस्वी में ही करवाया था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पर विचार करें।
स्टेटमेंट है, सोशल लीग, सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नौजवान सभा। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम क्या है? ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, और हम सोशलिस्ट सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई थी, इसकी 1911 में हुई थी, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, 1923 में, और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। अब अगर हम बात करें कि इस स्थापना का सही क्रम लगाना है, तो पहले नंबर पर आएगा हमारा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी 3 नंबर का, इसमें जो 3 है यानी कि ये नहीं होगा, तीसरे पर आएगा, ये हो सकता है। अब सेकेंड नंबर पर जो स्थापना हुई थी वह आएगा सोशल सर्विस लीग, जो कि 1911 में हुई थी, यानी 3 के बाद 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और जबकि दूसरे नंबर आएगा स्वराज पार्टी 1930, और चौथे नंबर पर आएगा नौजवान सभा 1926। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हकीम अजमल, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। ओके फ्रेंड्स, अगर हम अंग्रेज सरकार की बात करें तो अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और अगर हम जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात करें तो यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। यहाँ पर 24 नंबर में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण है, मेडकॉफ ने लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। कोड दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकेंड है हमारा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए कि आर और ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें सूची 1 में पत्रिका है, सूची 2 में संपादक या लेखक। तो इसमें हमें मैच करवाना है कि कौन से क्या सही होगा। अगर पत्रिका ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा था। ओके, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर को लाला हरदयाल जी ने ही लिखा था। और द ए नेशन इन मेकिंग इसको लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और हमदर्द के लेखक है मोहम्मद अली। यानी कि हमारा पहले का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का यानी सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 26 में है, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, ऑप्शन सी ऑपरेशन जीरो आवर के रूप में, ऑप्शन डी खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरू किया गया था। पवनार आंदोलन एक या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 में चलते हैं। 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। और इसमें बताना है कि सत्य कथन या कथनों का चयन करना है।
ऑप्शन ए केवल एक कथन, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों शब्द है। ओके फ्रेंड्स, कि यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1819 ईस्वी के में हुआ था के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि यात्री हैं और शासक है। निकोलो डी कॉन्टी यह आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में, और नूनेज है यह अच्युत राय के शासनकाल में आए थे, और डोमिंगो पायस है ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही आए थे। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था, तो अर्थात ये तीनों सही होंगे। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सही सुमेलित है? यानी कि जैसे ऑप्शन ए में है लोयस का पठार, चाइना चीन दिया हुआ है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी में है शान का पठार म्यांमार में है। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सभी सही सुमेलित है। यानी कि लोयस का पठार चाइना में है, पोटवार का पठार पाकिस्तान में है और शान का पठार म्यांमार में है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन नंबर ए जमनालाल बजाज ने, ऑप्शन बी शंकर नायक ने, ऑप्शन सी आशीष मुखर्जी ने, ऑप्शन डी आशुतोष चट्टोपाध्याय ने। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने केसर-ए हिंद की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस द्वीप को तिल ताड़ यानी पॉम ऑयल का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी युगांडा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। नाइजीरिया को पॉम ऑयल का देश कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया दक्षिण में गिनी की खाड़ी नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है और यह अटलांटिक महासागर का एक कोना है। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट एक है लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सेकेंड है कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसमें कोड बताना है। ऑप्शन ए केवल एक सत्य, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य, ऑप्शन सी केवल एक तथा 2 दोनों सत्य, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो 2 सत्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना तो 2 सत्य, क्योंकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है जबकि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये उल्टा इंटरचेंज लिखे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हमारा अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कपास उत्पादन हेतु, ऑप्शन नंबर बी ऊन उत्पादन हेतु, ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन हेतु, ऑप्शन नंबर डी कोयला उत्पादन हेतु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए कपास उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम यानी कि हम कहें तो चाको का मैदान कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ उत्तम शीतोष्ण घास भूमि पंपास स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है यानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक होती हैं। कारण है उत्तरी गोलार्ध में जलवाष्प की अधिकता अधिक। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकेंड है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सेकेंड थर्ड है यानी सी है ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ है यानी डी कि आर गलत है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 होगा, 36 यानी कि 36 है क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम यानी कि कहें कि संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। सेकंड है ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। असत्य कथनों का चयन करें। यानी देखिए यहाँ पर असत्य कथन दिया हुआ है इसका चयन करना है। तो कथन ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन सी केवल 1। ऑप्शन डी केवल 2। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ना तो 1 ना तो 2, अर्थात दोनों ही असत्य नहीं है, अर्थात ये दोनों सत्य हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 में। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है चीनी को हिमबच्छी पवन भी कहा जाता है। कारण है यानी आर है यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। इसके जो कूट है, कूट के सही उत्तर का चयन करना था और कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और सेकेंड है हमारा बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए असम हिमालय। ऑप्शन बी नेपाल हिमालय। ऑप्शन सी पंजाब हिमालय। ऑप्शन डी कुमाऊं हिमालय। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हिमालय। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है। कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई की पहाड़ी पर। ऑप्शन बी नल्लामलाई की पहाड़ी पर। ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन डी बाबा भूदान की पहाड़ी पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, जबकि नीलगिरी की पहाड़ी पर की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 41 है यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्पेन और पुर्तगाल। ऑप्शन बी फ्रांस एवं जर्मनी।
ऑप्शन सी जर्मनी एवं इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड एवं फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए स्पेन और पुर्तगाल। ओके फ्रेंड्स, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल मिलकर के आइबेरिया कहलाते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपीय में स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, बाल्कन एवं पेनाइन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? उल्लेख है ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 में। ओके फ्रेंड्स, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। अभिकथन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। कारण है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें और आगे डिस्क्रिप्शन में है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। वो कैसे गलत है वो अभी हम बात करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उसे उसी रीति सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समायोजन से ही हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है एक है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। कथन 2 है अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सत्य कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद ऑप्शन ए 262 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन। और इस परिषद का जो प्रमुख कार्य है वह है केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, और इसकी पहली बार स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी संबंधित राज्यों की विधानसभा के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख संप्रदाय दिए एक तरफ संस्थापक दिए गया है। तो इसमें अगर देखें तो आजीवक ऑप्शन ए में है, आजीवक मखली गोसाल के संस्था आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल संस्थापक थे, और बरकरी संस्थापक के जो संप्रदाय इसके संस्थापक नामदेव थे, और रामदास थे धरकरी समुदाय के संस्थापक, और रामावत संप्रदाय के संस्थापक जो थे वह रामानुज नौकर के रामानंद थे, और रामानुज जो थे ये थे श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी की ये सभी सही होंगे तीनों। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी एथलीट फुट, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी गंजापन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी खसरा। यह फफूंद जनित रोग नहीं है, बल्कि यह एक विषाणु जनित रोग है, और इसका वाहक जो है पैरामेक्सिको विषाणु है, और यह त्वचा को प्रभावित करता है, जबकि एथलीट गंजापन, दमा, दाद फफूंद जनित रोग है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी BFIR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, ऑप्शन बी निजी उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय प्रदान करना, ऑप्शन डी लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना इसका उद्देश्य था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। ओके, नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। अगला स्टेटमेंट है भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। तो इनमें से बताना कौन से सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन सी 1 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, अर्थात ये तीनों की तीनों सत्य है। यानी भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था, और भारतीय हीरा संस्थान उत्तर सूरत में स्थापित है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी एलेनिन, ऑप्शन सी ग्लूटामाइन, ऑप्शन डी आर्जिनिन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए टायरोसिन। ओके फ्रेंड्स, यानी टायरोसिन जो है ये अमीनो अम्ल टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, और इसकी कमी से यानी टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, यानी कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन है एक तरफ उसके रासायनिक नाम है, यानी कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ये सही है। और अगर विटामिन B9 का देखें तो फोलिक अम्ल होता है, यह भी सही है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइना कोबालैमिन होता है, यह भी सही है, अर्थात ये तीनों सही हो गए। तो विटामिन B2 का नाम फ्लोक्विनोन नहीं बल्कि राइबोफ्लेविन होता है, और विटामिन K का नाम होता है फ्लोक्विनोन होता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 53 है, निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी महानदी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ओके फ्रेंड्स, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन तथा दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में से है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कारण है, उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। और इस नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। और कूट दिए हुए हैं, कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। यानी कि नाक, कान एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का नहीं बल्कि अवतल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण में अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक स्थल है और अवस्थिति है, यानी कि कौन सा स्थल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए, ओपेरा हाउस सिडनी में स्थित है, ये सही है। ऑप्शन बी, काबा मक्का में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ग्रैंड कैनान अरिज़ोना में स्थित है, ये भी सही है। और मर्केडा पैलेस ये मिस्र में नहीं है, यह है इंडोनेशिया। ये मर्केडा पैलेस ये जकार्ता में स्थित है, जो इंडोनेशिया में है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों से भरी होती है। कारण है, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसका कूट है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए तथा आर यानी कि दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। कथन एक है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। दूसरा कथन है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सत्य कथन या कथनों को चयन करना था, तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, यह सही है। और घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। तीसरा कथन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। सत्य कथनों को चयन करना था, तो इसमें से हम कथन ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही था, हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है और हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि किसी राज्य में की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कौन से राज्य इसके अपवाद है? उस राज्य दिए हैं 4, यानी गोवा, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था। कोड थे 1, 2 और 3 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3।
यानी कि अनुच्छेद 266 के तहत भारत एवं राज्य इसका जो है आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य में की विधानसभाओं में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ओके, गोवा में जो इसके अपवाद हैं वह है गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 हैं। ओके फ्रेंड्स, और त्रिपुरा में पूरे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है? और इसमें बताने हैं और नीचे कोड भी दिए हुए हैं कि ऑप्शन कथन एक है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, ये भी सही है। राष्ट्रपति का वेतन, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, यह भी सही है। अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनकी तीनों की तीनों शामिल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन है। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दीवान बंदगान, ऑप्शन बी दारुल सफा, ऑप्शन सी दीवान कोही, ऑप्शन डी दीवान इश्तियाक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी दीवान कोही। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था, बाकी सभी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। और दीवान कोही है जो कृषि विभाग था और यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ मत दिए हुए हैं और एक तरफ संस्थापक हैं, और इसमें से दिया हुआ है कि ऑप्शन ए विशिष्टता द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं, तो फ्रेंड्स ये सही होगा। और ऑप्शन बी द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य हैं, यह भी सही होगा। और ऑप्शन सी में शुद्धाद्वैतवाद, इसके संस्थापक वल्लभाचार्य हैं, यह भी सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी सही सुमेलित हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। सेकंड है यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। सत्य कथन को चयन करना था। कथन ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी केवल 1, यानी कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, यह सही है। लेकिन यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में नहीं है। ओके, यह मंदिर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 64 है। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी मैकाल, ऑप्शन सी सतपुरा, ऑप्शन बी डी छोटा नागपुर पठार। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा है ना कि सबसे पूर्व में कौन सी स्थित है, तो अगर हम इस तरीके से चाहेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगी सतपुरा पहाड़ी, सेकेंड नंबर पर आएगी महादेव की पहाड़ी, थर्ड नंबर पर मैकाल, और इस तरीके से जाएंगे तो मैकाल तीसरे नंबर पर आएगी और चौथे नंबर पर आएगा छोटा नागपुर का पठार। यानी सबसे पूर्व में छोटा नागपुर का पठारी होगा, पहाड़ी होगी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसका आंसर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, इसमें एक तरफ कोयला का क्षेत्र दिया हुआ और एक अवस्थिति दी हुई है। तो ऑप्शन ए तलचर, ये अवस्थित है, बताया गया है कि महानदी में स्थित है। तो इसका तो ये जो है ये सही है, ये स्थित है। और कर्णपुरा दामोदर घाटी में स्थित है, ये भी सही है। सिंगरैनी गोदावरी घाटी में स्थित है, ये भी सही है। और ये सिंगरौली नर्मदा घाटी में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश में सोन नदी की घाटी पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी गलत है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न पर विचार करें और इसमें बताना उपरोक्त घटनाओं का कालक्रम
नीचे दिया गया है कोड की सहायता से चुनना है। जैसे कि पापना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एक आंदोलन। तो अगर हम बात करें तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 के आसपास, 1855-56 में। और हम पापना विद्रोह की बात करें तो पापना विद्रोह हुआ था 1873 से 85 के बीच में। और ताना भगत आंदोलन था जो ये 1914 के आसपास हुआ था, 1914 में हुआ था। और एक आंदोलन हुआ था 1922 में। ओके, तो उपरोक्त खंडों को कालक्रम के अनुसार विस्तार लगाना था। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह आएगा, यानी 2 सबसे पहले आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में आएगा हमारा 1855-56 के बाद में आएगा पापना विद्रोह, यानी कि सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर आएगा। 2 के बाद 1, जो कि एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी में। फिर उसके बाद में आएगा ताना भगत 1914, और फिर उसके बाद में आएगा फोर्थ एक आंदोलन 1922। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। कथन 2 है, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। और कथन 3 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। उपरोक्त में से बताना है कि ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सत्य हैं, ऑप्शन बी 2 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन सी 1 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सत्य हैं। अर्थात ये तीनों के तीनों सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सत्य है। ओके, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, ये सही है। टेलीग्राफिक पठार ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, यह भी सही है। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है, यह भी सही है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। कारण है, मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं को अभाव होता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। अपने हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किसको फल शर्करा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए माल्टोज को, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज को, यानी फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण भी है और यह एक मोनोसैकेराइड भी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कथन है, यह वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है, यह सही है। और इसमें सेकंड है, इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो यह भी सही है। और कुर्दी हुए है, ऑप्शन ए में है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है, यानी क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ऑप्शन सी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है, कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए थायमिन की कमी से, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन की कमी से, ऑप्शन सी फ्लेवेनाइड की कमी से, ऑप्शन डी फिनॉल की कमी से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए थायमिन की कमी से, यानी बेरी
पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन की कमी से होता है। ओके फ्रेंड्स, और विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है और थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सम्मिलित हैं, और एक प्रमुख संस्थान दिए हुए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान यह सिकंदराबाद में ही स्थित है। ओके, और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान यह देहरादून में स्थित है, और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान यह कोलकाता में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स, यानी कि इस तरीके से ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। 74 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दिया हुआ है उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कोड की सहायता से भी बताना है। ओके, और जैसे कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी, 1824 में। और मेयो कॉलेज जो अजमेर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और हिंदू कॉलेज कलकत्ता वाले की स्थापना हुई थी 1817 में, 1817 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही क्रम बचेगा वह बनेगा 3, 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1 और 2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र होता है। स्टेटमेंट 2 है, कथन 2 है कि अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो सत्य कथनों का चयन करना था। इसके कथन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। अभिकथन ए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कारण, सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका कोट है कथन ए, कोट ए है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसका सेकंड है कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है आर, ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मोकैलाइन, ऑप्शन बी हेलोकैलाइन, ऑप्शन सी पाइक्लोकैलाइन, ऑप्शन डी केमोकैलाइन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हेलोक्लाइन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी जी.डी. देशमुख, ऑप्शन सी के.टी. तेलंग, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा यानी कि बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जो नहीं जाने जाते हैं वह है ऑप्शन नंबर बी जी.डी. देशमुख, जबकि फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी को त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इन तीनों ने मिलकर के 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ चारागाह या हिल स्टेशन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ अवस्थिति है। यानी बन्नी का ऑप्शन ए बन्नी चारागाह या गुजरात में अवस्थित है, यह सही है। बाग्याल चारागाह ये उत्तराखंड में अवस्थित है, यह भी सही है। ऑप्शन डी में है पहलगाम जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह सही है। खज्जियार यह सिक्किम में नहीं है, जबकि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है,
कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अर्थात ये तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। अभिकथन ए, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। कारण है, सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो इसमें नीचे दिए गए जो कूट है वो सही उत्तर का चयन करना था। कूट है ए, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो संसाधन ब्यूरो स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मैसूर में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, आप ही बताएं कि क्या होगा, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए 1956 में स्थापित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ लेखक है। तो ऑप्शन ए तबकात अकबरी निजामुद्दीन की लिखी हुई है, ऑप्शन बी तारीख यामनी अल उद्बी की लिखी हुई है, ऑप्शन सी तारीख फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की है और ऑप्शन डी सभी सही सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सभी सही सुमेलित है, अर्थात तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन ने की है, तारीख यामनी की रचना अल उद्बी ने की है और तारीख फ़िरोज़ शाही की रचना ज़ियाउद्दीन बरनी ने की है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है जो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कारण है संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट क्या है? कूट है और कूट में है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकेंड है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, एक है मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है और कथन 2 है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए मुनीर, ऑप्शन बी कुदसी, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी कलीम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलीम को नियुक्त किया गया था।
ओके फ्रेंड, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण कांड भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम मृगमरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। ऑप्शन बी है, सेकेंड स्टेटमेंट है, पराश्रव्य ध्वनित ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कथन 3 है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है कौन से सही हैं बताने थे। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सत्य हैं, ऑप्शन बी 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 3 सत्य है, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सत्य है, अर्थात अब तीसरा गलत है, क्योंकि ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया के द्वारा नहीं बल्कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ओके फ्रेंड्स, जबकि ये दोनों सही है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 15 से 45 वर्ष आयु का समूह, ऑप्शन बी 20 से 45 वर्ष आयु समूह, ऑप्शन सी 20 से 60 वर्ष आयु समूह, ऑप्शन डी 15 से 64 वर्ष आयु समूह। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर डी 15 से 64 वर्ष आयु समूह। ओके फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है कि लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ऑप्शन ए कथन 1 है, ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं। कथन 2 है, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। और इसमें सत्य कथनों का चयन करना था। तो ऑप्शन ए 1 और 2, सॉरी ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 91 की तरफ। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए 3 माह तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 21 दिनों तक, ऑप्शन डी 14 दिन तक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी 14 दिनों तक। ओके, यानी कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 92 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है 1 है, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और सेकेंड है, कथन का ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। सत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा ही होता है और ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। और सेकेंड स्टेटमेंट है इनका जन्म बदायूं में हुआ था। और थर्ड स्टेटमेंट है महबूब इलाही, इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। और सत्य कथनों को चयन करना है। तो कथन ए, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में तीनों कथन सही है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार
द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ऑप्शन ए हल्चू, ऑप्शन बी सोम्पेन, ऑप्शन सी रिंगमा, ऑप्शन डी ओंजे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रिंगमा जनजाति अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है, जबकि हॉलचू, सोम्पेन और ओंजे ये बाकी की वहाँ की निवासी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। और अगर रिंगमा जनजाति की बात करें तो रिंगमा जनजाति एक नागा जनजाति है जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नाथुला मेघालय, ऑप्शन सी जलेपला सिक्किम, ऑप्शन डी मुलिंगला उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, नाथुला मेघालय। यह नाथुला मेघालय में ना होकर के यह नाथुला सिक्किम में है। ओके फ्रेंड्स, बाकी के सही सम्मिलित है बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जलेपला सिक्किम में है और मुलिंगला उत्तराखंड में है। ओके, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना उपरोक्त में से कौन से चंबल नदी पर स्थित है या है? तो इसमें से ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये सभी चंबल नदी पर स्थित है। ओके, तो हम अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। यानी क्रोमियम धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ होता है। और सामान्यतः अगर धब्बा रहित स्टील बनाने में की बात करें तो क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। और इसमें दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उनके सही उत्तर चुनना था। तो इसमें एक तरफ संस्थान है, एक तरफ अवस्थिति है। ओके फ्रेंड्स, तो देखने हैं नीचे कोड भी दिए हुए हैं। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह हैदराबाद में अवस्थित है। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है, यह जयपुर में अवस्थित है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह मैसूर में स्थित है। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये झांसी में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम बात करें तो ए का 2 बी का 1, तो अगर इसमें देखें तो ए का 2 बी का 1 यानी कि 2 में है, तो इन दोनों ये तो दोनों नहीं होंगे। और सी का 4 डी का 3 यानी ए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां स्थान तथा नीचे से 29वां स्थान था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे उसको निकालने के लिए, यानी कि ऊपर से स्मिता के स्थान यहाँ से 16वां है यहाँ तक, और अगर नीचे से देखें तो यही स्थान उसका 29वां, नीचे से ऊपर से 16वां नीचे से 29वां। तो यानी कि उसके बाद में 28 लोग और होंगे। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 16 + 28 और प्लस उसके बाद में 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी, 6 भी ऐड होंगे और 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। अब इन टोटल सबका योग जो होगा वही इसका आंसर होगा। अगर हम ऐड करने के लिए की कोशिश करें तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी 55। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो जो इसमें से जो फॉर्मूला देखा गया है 21 आया है, ये इस तरीके से मैच होगा इसमें कि 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 चौको 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20 और 21, 20 और 1 21 हो गए। इसी तरीके से 5 का वर्ग, 3 का वर्ग और 8 का वर्ग ऐड करना है, फिर 98 हो जाएगा। और इसी तरीके से इनका वर्ग करके यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो वर्ग सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 94 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने ये 101 की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा 101 है
यदि ए बी की बहन है और बी सी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। ओके, तो ये देखने के लिए हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पर कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि मेल, ये फीमेल है और ये बी मेल है और ए फीमेल है। सी है वो बी की माँ है, सी बी की माँ हो जाएगी। ओके, सॉरी, सी बी की माँ हो जाएगी। एक मिनट क्या, हाँ, अब सी है वो बी की माँ है। ओके, अगला बोल रहा है डी सी का पिता है, ऊपर ऊपर एक पीढ़ी और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा डी सी का पिता है। अगला है ई डी की माँ है, एक पीढ़ी और जाएगी, ई जो है यह डी की माँ है। ओके, तो ए का डी से क्या संबंध है, ये संबंध पूछ रहा है, यानी कि डी की ए क्या लगती है, तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि ये भाई बहन हो जाएंगे, ये इसकी माँ हो जाएगी, माँ के पिता की पुत्री जो होती है वह पोती कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। शब्दों के विषम युग्म को चुनना है, यानी कि ऑप्शन ए आयतन लीटर, बी ऑप्शन बी दबाव बैरोमीटर, और ऑप्शन सी लंबाई मीटर, ऑप्शन डी ओम प्रतिरोध अवरोध और ओम। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दबाव और बैरोमीटर, यानी कि लीटर आयतन का। ओके, लंबाई मीटर का। ओके, और ओम अवरोध के मापन की इकाई है, जबकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापने की इकाई है, न कि दबाव। और जो दबाव की इकाई है वह पास्कल से मापा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, यानी कि इसमें बताया गया प्लस, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ जोड़ना है और भाग का अर्थ माइनस है, तो बताना है कि इसमें क्या होगा। तो जहाँ पर भाग है वहाँ पर माइनस लिख दो, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी गुणा का निशान लगा दो, और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर जोड़ हो जाएगा। ओके, और जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर भाग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना था, तो 6 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 दाम 40, यानी कि नई जो संख्या आएगी 6 - 40 प्लस 6 - 40 और इधर प्लस में 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का, ये 6 और 2 जुड़ जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 - 40 होकर के ये जो सही इसका जो आंसर आएगा वो -32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड, हम अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है महासागर, प्रशांत महासागर है, जिस तरीके से संबंधित है महासागर प्रशांत महासागर संबंधित है, उसी प्रकार द्वीप के संबंध किससे है, यानी द्वीप के क्या है, ग्रीनलैंड और आयरलैंड या नीदरलैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड एक द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, जैसे महासागर एक प्रशांत महासागर एक महासागर है, उसी तरीके से ग्रीनलैंड एक द्वीप है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है। निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण करना है। जो सही विकल्प है, जिस तरीके से इसमें पढ़ रहा है वही संबंध इसमें भी होगा। जैसे E+1 F आया, G+2 I आया, I+3 L आया और J+4 K आ गया। इस तरीके से इसमें F+1 में आएगा हमारा ऑप्शन G आएगा, तो G हो जाएगा। H+2 J हो जाएगा, और J इसमें भी है J इसमें भी, अर्थात ये और ये नहीं होंगे। अब हमारा C और D में आंसर होगा, और J+3 होगा, ये M आएगा न कि P आएगा, और L+4 P हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ओके, आप एक बार रख करके देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सही से समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारा, लड़कों की एक पंक्ति में यदि A बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और B दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों ने आपस में स्थान
को आपस में बदल लेते हैं, ये दोनों अपने स्थानों को आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये बताना, यानी ए का यहाँ से बाईं ओर से ये यहाँ पर था तो 10वें स्थान पर था, और बी का जो है स्थान ये यहाँ पर है कहीं, ये 9वें स्थान पर है, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए इधर है, बी इधर, इन्होंने आपस में स्थान बदल लिए तो नया स्थान जो ए का आया ये 15वें स्थान पर हो गया, यहाँ से ये भी यहाँ से 15वें स्थान पर चला गया। तो बताना था कि कितने स्थान पर हो जा, अब कितने कुल कितने लड़के हैं, तो इसके पहले यहाँ पर 8 रहे होंगे तो 15 और 8 को टोटल को हम ऐड कर देंगे तो 15 और 8 हो जाएंगे हमारे 23। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर बताना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत सिंपल सा है, इसके लिए कुछ नहीं करना, इसमें संख्याएं मान सकते हो ए और बी, माने कि ए और ए कॉमा बी ये दो संख्याएं हैं, और इसके लिए अगर a प्लस बी बराबर 5 है और a माइनस बी बराबर x मान ले तो a इंटू बी निकल आएगा। तो इसमें निकलेगा हमारा a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर 5x और a माइनस बी बराबर x मान ले क्योंकि एक ही है। ओके, तो इसका जो मान निकलेगा, और तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इंटू बी बराबर 18x। ओके, तो अब इसके बाद में अगर हम रखेंगे तो 18x बराबर, अगर हम इसको लेकर के आए यहाँ पर कि a का मान निकल आएगा, यहाँ पर a का मान 3x हो जाएगा और b का मान 2x हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, a का मान, अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं कि यानी कि a इंटू बी का मान था ना 18x, तो 18x बराबर a इंटू बी है तो 3x गुणे 2x ये हो जाएगा। अगर हमने ये लिखा तो हमारा x का मान यहाँ पर हमारा निकल आएगा 3। ओके, जो हमारा x का मान 3 निकल आया तो सभी में रख देंगे हम, इधर x को 5x जो माना था तो x का मान 3 रख देंगे, सभी में 3 रखते चले जाएंगे तो हमारा जो नया मान हो जाएगा ये हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर रखा तो हमारा x का मान 3 आ गया है, तो हमने यहाँ पर रख देंगे a और b के स्थान पर, इनके वर्गों का योग निकल आएगा। तो 3 3 9 और 2 2 4, ये दोनों हो गया, नहीं तो 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 रखे जब x का मान, तो 9 का वर्ग 81 और 6 का वर्ग 36, तो इनके जो वर्गों का योग निकलेगा, अंतर निकलेगा, वह निकलेगा 45, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने % से बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर इसका जो हम देखें कि यदि एक जितनी वृद्धि वृत्त की परिधि में होगी उतनी ही वृद्धि वृत्त की त्रिज्या में भी होगी, क्योंकि वृत्त की वृद्धि त्रिज्या के समानुपाती होती है, और त्रिज्या का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त की त्रिज्या का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आपको सभी को पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि अभी हम वर्तमान समय में आर जो त्रिज्या है वो उसको 10 मान लेते हैं, तो जो उसको पूर्व जो अभी वर्तमान समय में उसके क्षेत्रफल निकलेगा वह होगा 100 पाई, और परिवर्तित पाई में जो अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 का 10% नहीं 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि फिर से पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इस बार हो जाएगा 121 पाई। ओके, यानी कि पहले 100 पाई पहले निकलेगा, 100 पाई था पहले का, और अब का जो है वह है 121 पाई। तो बढ़ोतरी किस में हो रही है, 100 में हो रही है ना, तो 100 से बढ़कर कितना होगा, 21 हो गया, तो ये 21% ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूंगा, आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगला है 11 से लेकर 50 के बीच, यानी 109 नंबर क्वेश्चन है, 11 से लेकर 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। हम पहले ऐसी संख्या लिखेंगे जो 11 से लेकर 50 के बीच में 7 से विभाज्य है, जैसे 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 5 35,
सक्षम 42 और सक्षम 42 7 सॉरी 48 नहीं 49। अब इसमें देखें जो 3 से विभाजित नहीं है 21 हो जाएगी और 42 हो जाएगी। तो जो बची संख्या है 7 दूनी 14 7 तिक 7 चौको 28 भी होगी एक यहाँ पर। ओके हाँ, तो इसमें से आएगा 14 28 35 और 40, यानी कि 4 संख्याएं हो गई जो 7 से तो विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स इसमें से एक लीप ईयर से एक नॉन लीप ईयर से अगले नॉन लीप ईयर में, जब भी लीप ईयर में देखते हैं तो उसका पहला दिन और नॉन लीप ईयर में मंथ स्टार्टिंग का ईयर के स्टार्ट का पहला दिन और ईयर के लास्ट वाला दिन वह सेम होता है, यानी रविवार होता है, यानी 31 दिसंबर 1995 को भी रविवार होगा। इसी तरीके से जब हम अगले डेट पे जाएंगे 1 जनवरी 1996 को, तो एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो यानी कि रविवार के बाद ऑप्शन नंबर बी सोमवार सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 111 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक नगरीय दृष्टि से सबसे न्यूनतम है? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी संत कबीर नगर, ऑप्शन डी महाराजगंज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। ओके, और जबकि अधिकतम की बात करें तो अधिकतम में है जिला गाजियाबाद है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? ऑप्शन ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। ओके, और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ओके, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे नाबार्ड भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना इसकी हुई थी 1964 में, 1964 में हुई थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे लास्ट में हुआ था वह था नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट 113 नंबर है कि 1 मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा 1 मार्क जारी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बात करें तो एक मानक संस्थान है, ये ISI का निशान इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो जो है ISI मानक जारी करती है, जबकि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है ये 1 मार्क जारी करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी बिजनौर में। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आगरा में स्थित है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर के मेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ऑप्शन बी वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ऑप्शन सी कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उपरोक्त में से सभी तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी सही है, यानी कि वह नगर का प्रथम नागरिक भी होता है मेयर, और वह नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी।
सत्य कथन या कथनों का चयन करना था। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ओके, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना 1974 में ही हुई थी। और सेकेंड है उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में ही हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है कि इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर भी चुनना था। तो सूची 1 में है वन्यजीव विहार और सूची 2 में है अवस्थिति। तो इसमें जो पटना है, पटना एटा में स्थित है, और पार्वती आरंगा है ये गोंडा जिले में अवस्थित है, जबकि चंद्रप्रभा यह है चंदौली में स्थित है, और रानीपुर है ये बांदा जिले में स्थित है। यानी कि ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, जबकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से कोई होगा, और सी का 2 डी का 1, सी का 2 डी का 1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी बिजनौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुलंदशहर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। कारण है इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना था। कूट दिए हुए हैं कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्यों को कम करना, व्यापार शेष की स्थिति में सुधार करने का ये उपयुक्त होता है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 120। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए महोबा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। कि क्वेश्चन नंबर 121 है जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग के विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुजलान साय, ऑप्शन बी नीरव डी साय, ऑप्शन डी सुनील मोदी, ऑप्शन डी शशिकांत बनर्जी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी नीरव डी साय को। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन डी सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 123 है जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल था कौन सा था? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी माले मालदीव, ऑप्शन सी पोर्ट लुइस मॉरिशस, ऑप्शन डी ताइपे ताइवान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली भारत में। यानी कि फ्रेंड्स जो जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो नई दिल्ली भारत में किया गया और इसके जो सम्मेलन का ये 11वां संस्करण था और इस सम्मेलन का जो थीम थी वह थी ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को
उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम को, ऑप्शन बी भुवनेश्वर को, ऑप्शन सी कोच्चि को, ऑप्शन डी बेंगलुरु को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और यह प्रमाण पत्र जो दिया जाता है यह प्रमाण पत्र इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का। जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत में किस देश के मध्य किया गया? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी यूएसए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यूके के मध्य। ओके फ्रेंड्स, और जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं यूके के मध्य किया गया। इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने की अनुमति दी गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 126। एस शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, जनवरी 2023 में शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। ऑप्शन बी है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सत्य कथन को देखना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों सही है। ओके, तो और अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन में बात करें तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ देश भर में विज्ञान के विषयों से संबंधित विषयों पर चर्चा हेतु S20 का शिखर सम्मेलन का आयोजित भी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2023 में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 86वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 80वां, ऑप्शन डी 82वां। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 85वां स्थान प्राप्त हुआ था। और इस सूचकांक में जापान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है कि जनवरी 2023 में किस हेपकिंस को ने देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड के, ऑप्शन बी फ्रांस के, ऑप्शन सी स्पेन के, ऑप्शन डी पुर्तगाल के। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड के। ओके फ्रेंड्स, और इन्होंने जेसिंडा आर्डर्न का स्थान ग्रहण किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है कि जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन बी सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन सी प्राथमिक घरेलू अन्न योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके फ्रेंड्स, और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा कि जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी लीबिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है कि क्वेश्चन नंबर 31 है जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी जोधपुर राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। ओके फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन स्थल था वह था राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय था। ओके, और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था, यह विषय वस्तु थी वह थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 132 है जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया था? ऑप्शन ए
शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में। ओके फ्रेंड्स, और इसकी जो थीम थी उसका डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, इसके थीम थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है। जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर कर दिया गया। क्या रखा गया है? ऑप्शन ए वीर सावरकर उद्यान, ऑप्शन बी अटल उद्यान, ऑप्शन सी अमृत उद्यान, ऑप्शन डी सरदार पटेल उद्यान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर सी अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी लाटविया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए क्रोएशिया। ओके फ्रेंड्स, हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 हमारा। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए भारत एवं मोजाम्बिक, ऑप्शन बी भारत एवं मिस्र, ऑप्शन सी भारत एवं मालदीव, ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भारत एवं मिस्र के बीच, यानी दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 136 है। जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में से एक फितूर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मैड्रिड स्पेन में, ऑप्शन बी पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ऑप्शन सी दुबई यूएई में, और ऑप्शन डी लॉस एंजल्स यूएसए में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मैड्रिड स्पेन में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 137 यानी 137 है। जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया, यह सही है। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक था, यह भी सही है। इस महोत्सव की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत थी, अर्थात ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य होंगे। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 138। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए INS वजीर, ऑप्शन बी INS सिंधुजा, ऑप्शन सी INS अर्नला, ऑप्शन डी INS कमला देवी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए INS वगीर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है। ये निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मेलन नहीं है? तो इसकी नवीन पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। नाउ यू ब्रीथ यह राखी कपूर की है, यह सही है। द गर्ल इन रूम 105 यह चेतन भगत की है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में है विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है, यह भी सही है। और अ प्रॉमिस्ड लैंड है मानसी गुलाटी, यह मानसी गुलाटी की नहीं है, यह बराक ओबामा की लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए कटक उड़ीसा, ऑप्शन बी राउरकेला उड़ीसा, ऑप्शन सी रांची झारखंड, ऑप्शन डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी राउरकेला उड़ीसा में किया गया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जाएगा। जितने भी प्रश्न इसके क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे प्रैक्टिस सेट, और अन्य इंस्टीट्यूट के भी अगर हमें मिलेंगे तो हम उनको भी सॉल्व करवाएंगे। और चाहे तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।
साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, और अगर आप अब इस वीडियो को और सब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप ही हमारे मोटिवेशन के दाता हैं। आप ही हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। और अगर इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो बीच में, या फिर कोई भी किसी कहीं पर भी डाउट हो, तो वह आप हमसे बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी वही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।